Assalamu alaikum and welcome to 5 Talking Points powered by Jim Armour. Welcome to the build-up show, the pre-build-up of the big game, the big rivalry. We are talking about Pakistan versus India. ये उनका दूसरा मैच होगा एशिया कप में, लेकिन पहला मैच होगा सुपर फोर्स का. हमने देखा कि जो पहला मुकाबला था एशिया कप का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो मुकम्मल नहीं हो सका unfortunately because of the rain. But hopefully we're all hoping that this match goes on until the end and everybody's really excited about it, not just Pakistani or Indians. और अगर आप क्रिकेट फैन भी नहीं है तो आप obviously बहुत ही excited फिर भी होंगे इसको देखने के लिए. दुनिया भर में हर कोई देखता है. So let's now further move on and talk about this match a little bit in detail with our 3 panelists that are Wahab Riaz, former international Pakistani cricketer रह चुके हैं, Rahul Rawat, who is a senior Indian sports journalist, and Abdul Ghaffar, जो पाकिस्तानी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं. गफ्फार भाई, आप मुझे बताएं कि अगर हम पिच के बारे में ही बात करें कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस बूस्टर तो मिला है, लेकिन अब पिच ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, तो उस पर्सपेक्टिव से आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी प्लीजिंग और पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है. मुझे लगता है कि वो जो आप बहुत अच्छा करते हो एज अ यूनिट, तो फिर आप एक रिस्पेक्ट अर्न करते हो, आप एक रेपुटेशन अर्न करते हो. आई एम फीलिंग दैट विद पाकिस्तान पेस अटैक राइट नाउ कि जब आप वर्ल्ड कप में जाओगे और अभी एशिया कप के बड़े मैचेस आने हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बॉलिंग ने एक रिस्पेक्ट अर्न की है. और अब मुझे लगता है अगर ये फिट रहे, मैं इसलिए बार बार ट्वीट भी कर रहा था कि आप माशाल्लाह बोल दीजिए, इसको इनको नजर ना लगे. अगर ये वर्ल्ड कप तक जाते हैं, ये एंड तक खेलते हैं, तो पाकिस्तान डेफिनेटली विल बी इन द टॉप 4. मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का पेस अटैक, इतनी कंसिस्टेंट मैच विनिंग विकेट टेकिंग, फिर एक ऐसी विकेट जहां पे शायद बॉलर्स के लिए कुछ ना भी हो, वहां भी ये कुछ कर सकते हैं. तो आई थिंक किसी भी बैटिंग लाइन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होंगे. बट पाकिस्तान की बैटिंग को भी इसको सपोर्ट करना पड़ेगा. जैसे वहाब भाई ने कहा कि इनका ट्रू टेस्ट बैटिंग का भी बाकी है, और वही पाकिस्तान का असल इम्तिहान भी होगा. डेफिनेटली. राहुल, आप मुझे बताएं, हमने बात की पाकिस्तान की पेस अटैक की ऑब्वियसली, तो अब सारी टीम्स पर हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा, वो इंडिया भी कैसे प्रेशर ले रहा था रिगार्डिंग पाकिस्तान पेस अटैक. तो अब ये जिस तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और एक और चीज, जो फहीम अशरफ है, हमने उनकी बात भी की, आपको लगता है कि वो वर्ल्ड कप में अब उनकी इंक्लूजन होगी, और आपको क्या लगता है कितने इम्पैक्टफुल रहेंगे? महक, पहली बात आपने पाकिस्तानी पेसर्स की बात करी. आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल या डिस्कशन वाला टॉपिक है नहीं कि वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स. ये आज नहीं, उन्होंने पहले भी बताया है, फिर चाहे वो नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, या फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, तो उस तरफ से उन तीनों ने बता रखा है कि हम क्या कर सकते हैं. अब जैसे आपने पहले भी पूछा था कि आप लाहौर से आप जाएंगे कोलंबो. अच्छा, कोलंबो में मौसम हम सबको पता ही है कि बहुत ज्यादा वेट है, बारिश हो रही है. आज हालांकि पूरा दिन बारिश नहीं हुई थी, पूरा दिन बारिश नहीं हुई, बट शाम में बारिश हुई थी. बट वहां पे इतना बुरा हाल है बारिश से कि कल जो इंडियन टीम ने प्रैक्टिस करनी है कोलंबो में, क्योंकि इंडियन टीम कोलंबो में ही है, तो वो इंडोर प्रैक्टिस कर रही है, वो मैदान पे नहीं कर पाएगी प्रैक्टिस. तो आप ये भी देख सकते हैं कि तो प्रैक्टिस के लिहाज से भी थोड़ी बहुत वहां पे दिक्कतें हैं, और वो ऑप्शनल प्रैक्टिस है. क्यों? क्योंकि सोचा होगा कि यार आउटडोर प्रैक्टिस हो नहीं रही है, तो चलो जिसको जरूरत है वो इंडोर प्रैक्टिस ही कर ले. पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है. जीत तो खैर बहुत अच्छी बात होती है कि यार अगर आप मैचेस जीत रहे हो. पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये है कि वो मैचेस खेल रहे हैं. उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में इतने मैचेस खेले हैं कि उनकी जो वो मशीन है ना, वो अब दौड़ रही है. वो जो इंजन है वो गर्म भी हो रहा है, और वो अब फुल पेस पे दौड़ भी रहा है. बट ट्रैवलिंग, आई जस्ट होप कि आप पाकिस्तान के लिए ये जो ट्रैवलिंग है ये फटीग फैक्टर ना हो. बट ये जो जीत होती है ना, जीत जो है वो ऐसी दवाई होती है, वो ऐसा इंजेक्शन होता है, उसमें कोई थकान नहीं लगती है. क्यों बाप भाई? बिल्कुल. हाँ भाई, आप बताएं, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं अगर राहुल की बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी है. ऑब्वियसली जब बारिश इतनी ज्यादा हो रही होती है तो वो मोमेंटम नहीं बनता टीम का किसी का भी कि वो जाके प्रैक्टिस करे, या किसी का दिल नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली इंडोर बैट्समैनों को तो बेहतर प्रैक्टिस मिल सकती है, लेकिन बॉलर जो है वो ज्यादा यूज टू नहीं होते, क्योंकि एक तो आपको ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर भागना पड़ता है, तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट एन इंजरी. तो उसमें से आप आके नॉर्मली जो है वो बॉल से फेंक सकते हैं, उस पर कोई जोर नहीं लगा सकते, फुल स्ट्रेंथ से बॉलिंग नहीं कर सकते.
बैट्समैन को ये एडवांटेज होता है कि वो आते हैं और वो आके जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि साइड आर्म जो वो स्टिक्स हैं उनसे भी प्रैक्टिस हो रही है, थ्रो डाउन्स भी होती है, तो मशीन्स भी अवेलेबल होती है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है। इस वजह से आई थिंक कि कम्प्लीटली कि अगर ये ऑप्शनल भी है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ऑप्शनल ट्रेनिंग बिल्कुल। वो लोग। ये जो आजकल ये थ्रो डाउन्स का फैशन चल गया है, ये कितना इफेक्टिव है? इससे फर्क क्या, मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारी एकेडमीज है, मतलब करीब आजकल छोटे छोटे बच्चे भी है ना। मतलब मैं टॉप क्लास टीम्स की, इंटरनेशनल टीम्स की तो खैर क्या बोलूं, जैसे इंडियन टीम है, इंडियन टीम के साथ 3 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट चलते हैं, ठीक है। आप इसलिए आपके तेज गेंदबाज जो हैं वो उतना नेट्स में बॉल डाल नहीं रहे हैं, ए। दूसरा ये है कि आपके जो, क्योंकि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो इसलिए आपके जो बल्लेबाज हैं वो भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो एक थ्रो डाउन से, क्योंकि कभी कभार किसी से बात होती है जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो बोल रहे हैं यार इससे थोड़ी ना होता है, इससे क्या होगा, इससे बस पेस ही तो मैनेज हो रही है, बॉल हिल नहीं रहा है, इधर नहीं हो रहा है, उधर नहीं है। जब तक आप हाथ से नहीं देखोगे बॉल, फर्क नहीं पड़ता कि आप थ्रो डाउन ले रहे हो या ये नहीं ले रहे हो, ये तो बस 2-4 नॉक्स के लिए हो। ये थ्रो डाउन्स का आपने देखा होगा, अब तो आप भी इतनी सारी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, पीछे आपने देखा होगा थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट जो हो गए हैं, ये क्या बैटिंग थोड़ा आपको लगता है डिटीरियरेट कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रही है आपकी बैटिंग? मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से डिटोरिएट हो रही है बैटिंग, मेरा ख्याल है कि बल्कि ज्यादा फायदा हो रहा है बैट्समैन को। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि ओवरऑल पूरी दुनिया में अब हमारा जो फास्ट बॉलिंग है वो सारे 140 प्लस के हैं सारे, और क्योंकि वो सारे 140 प्लस के बॉलर्स हैं तो बैट्समैनों को बड़ा मुश्किल होता है रेगुलरली नेट पे 140 प्लस बॉलर्स खेलने हो रेगुलरली। सो अब जो ये स्टिक है उससे आई थिंक जो फायदा ये होता है, एक तो ये होता है कि बैटिंग पोजीशन है, स्टांस है, वो बहुत ज्यादा स्टिल हो गया है। सेकेंडली जब आप थ्रो डाउन्स करते हैं तो बॉल एक्स्ट्रा पेस के साथ आपके पास आता है एज कम्पेयर के अगर आप लोगों ने जो है वो नेट बॉलर्स खेल रहे हैं। सो आई थिंक इट इज ऑलवेज अ गुड प्रेपरेशन। मैंने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज्यादा थ्रो डाउन्स खेलते हैं, हमारे पास खुद 3-4 लोग हैं जो थ्रो डाउन्स करते हैं कैंप के अंदर, और प्लेयर्स जो उनके साथ आधा आधा घंटा बैटिंग करते हैं, इसलिए क्योंकि जो बॉल ऑफ द विकेट स्किड होना होता है या जो पेस है उसको मेंटेन करने के लिए दे कम एंड दे प्रैक्टिस सो मच कि अब उनके शॉट्स जो हैं वो बड़े अच्छे एक्यूरेट लगना शुरू हो गए हैं। अगर आप रिसेंटली देखें जितने क्विक फास्ट बॉलर्स है, तेज फास्ट बॉलर्स है, अगर वो थोड़े से भी ऑफलाइन होते हैं तो वो ज्यादा रन के लिए वही बॉलर्स जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बैट्समैनों को जो वो महारत है या दे जो उनकी जो एक वो उसके ऊपर गिरफ्त है अपनी, वो बहुत अच्छी है। सो आई थिंक इट इज गुड थिंग फॉर बैटिंग एज अ बैटिंग प्रोस्पेक्टिव के बैट्समैनों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जहाँ तक है कि बॉलर्स की बात, तो देखिए बॉलर्स दिन रात बॉलिंग नेट्स में हम लोग करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा यूज टू होते हैं नेट में बॉलिंग करने के कि वी आर नॉट फाइंडिंग आउट एनीथिंग न्यू। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब नेट्स में आए तो बॉल लाइन एंड लेंथ के साथ करें। अगर हम डेप्थ ओवर्स की प्रैक्टिस करें तो हम अपने यॉर्कर स्लोअर वंस जो है वो बेहतर करें। सो एज अ बॉलर आपको नेट में ज्यादा बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 ओवरों का मैच है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 6-7 ओवरों का स्पेल नेट में करना और फिर अगले दिन मैच खेलना है या 2 दिन बाद मैच खेलना है, क्योंकि आपको 50 ओवरों की फटीग है वो लेके चलनी है। सो आई थिंक बॉलर्स को अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि वो डे इन डे आउट बॉलिंग कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, तो उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन एज अ बैटिंग बैट्समैन तो देखे नेट में जितनी भी उनको प्रैक्टिस मिल जाए वो कम होती है। इंडिया को आप देखिए, वो उन्होंने परसों एक नेपाल के साथ मैच खेला जिसमें आधे मैच में तो बारिश ही हो गई, उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि अब मैच कहाँ है जी, कोलंबो में जाना है, हम्बनटोटा जाना है, डाम्बुला जाना है, या पल्लिकल में ही रहना है, यानी कैंडी में ही रहना है। तो उसके बाद वो सिचुएशन, उसके बाद आप कोलंबो आते हैं, देखते हैं बारिश ही बारिश हो रही है, आप आउटडोर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जैसे वहाब भाई ने भी एक्सप्लेन किया कि इंडोर में वो भी ऑप्शनल है, इसीलिए ऑप्शनल है क्योंकि आपको भी पता है कि इंडोर प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ ज्यादा निकाल नहीं पाएंगे। तो उस लिहाज से ये है, और ऊपर से जब बहुत ज्यादा लंबा गैप हो जाता है ना, मेरा ये मानना है, हालांकि मैं अभी भी मानूंगा कि ये मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो पिछला मैच हुआ था ना, उसमें कोई कहेगा नहीं यार इंडिया ने 266 बना दिए थे, 266-67 रन बना दिए थे इंडिया ने, तो अब पाकिस्तान को था कि भाई रन बनाने हैं, तो प्रेशर उन पे था। कोई ये कहेगा कि यार कंडीशंस जिस हिसाब से थी, पाकिस्तान को मैच जीतना था, उनके लिए आसान होता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैच तो आधा ही खत्म हुआ, तो ये डिबेट तो ये एंडलेस है कि कौन जीतेगा। होपफुली यहाँ पे हमें एक पूरा मैच मिलेगा जी। देखिए राहुल, इसमें ना मुझे ये लगता है कि जो एडवांटेज है ना, जो लास्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर उसका एडवांटेज देखा जाए ना तो वो इंडिया को हुआ है। मेरी नज़र में वो एडवांटेज इंडिया के पास क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम पाकिस्तान की पेस बैटरी की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है
और बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और उनको खेलना मुश्किल है, उनके उनके बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। तो जो एक एडेड प्रेशर था इंडिया की बैटिंग के ऊपर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस ट्रियो को वनडे सीरीज में खेलना था, तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चैलेंज था, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली हमने देखा कि नए बॉल से अगेन शाहीन ही वाज वेरी इंप्रेसिव, उसके साथ नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फॉलोड बाय हारिस रऊफ। तो आई थिंक जो टॉप ऑर्डर था, वो जो एक थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ी सी झिझक होती है, या थोड़ा सा जो प्रेशर था, आई थिंक इंडियन, क्योंकि मिडल ऑर्डर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद उस तरीके से टीम को लेके नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ईशान किशान पहली दफा खेल रहे थे, उसके बाद इशार सईद पहली दफा खेल रहे थे, पांड्या ने खेला हुआ है पहले भी, जडेजा ने भी पहले खेला हुआ है, लेकिन क्योंकि इंडिया अपनी टॉप 3 बैट्समैनों के ऊपर, विराट कोहली और उसके ऊपर रोहित के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो आई थिंक उनके जल्दी आउट होने के बाद जिस तरीके से नीचे से इनिंग्स को लेके चला गया, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, तो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और ऑब्वियसली जब टॉप ऑर्डर ऊपर से क्लिक करेगा, तो यही स्कोर जो 260 पे इन्होंने या 266 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया था, जब आपका टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, तो प्रोबेबली दैट रन कैन गो टू अप टू 290 300 प्लस रन। सो आई थिंक मेरी नजर में वो इंडिया को एडवांटेज हुआ कि वो मैच कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो उनकी बॉलिंग लाइन के ऊपर वो प्रेशर नहीं आया, क्योंकि 260 ऑब्वियसली डिफेंड करने के लिए उनको बहुत अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स बॉलिंग करनी पड़नी थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ, तो आई थिंक जो बैटिंग पाकिस्तान इंडियन बैट्समैनों को प्रैक्टिस एक तरह की मिल गई वो एक इनिंग्स खेल के, आई थिंक दे विल आल्सो बी कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द इंडियन टीम, स्पेसिफिकली मिडल ऑर्डर के लिए, जो काफी अर्से से हम देख रहे थे कि क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट 3 बैट्समैन। This is a very good point. Definitely something that we didn't really analyze before. लेकिन बहुत अच्छा point आपने किया है वहाब भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडियन मिडिल ऑर्डर में जो है वो सूर्या कुमार यादव को खेलना चाहिए, या जिस तरीके से ईशान किशन ने अभी परफॉर्म किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि केएल राहुल भी स्क्वाड का हिस्सा है, तो आपके एतबार से या आपके ख्याल से कि जो प्लेइंग 11 होगी इंडिया की, वो क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए? वहाँ भाई मेरे देखिए, वर्ल्ड कप में अभी अगर हम इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में भी अभी 3-4 मैचेस बचे हुए हैं, उसके बाद 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने खेलने हैं, फिर आएगा वर्ल्ड कप, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी बेस्ट 11 क्या है। देखिए, ईशान किशन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडर प्रेशर रन बनाए हैं, वो 82 रन जो उन्होंने बनाए थे पिछले मैच में, वो उस अटैक के अगेंस्ट बनाए हैं, उस टीम के अगेंस्ट बनाए हैं जिसने हमेशा इंडिया को परेशान किया है, तो वो एक चीज है। ऊपर से अब केएल राहुल की वापसी हो रही है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है पिछले 5-6 महीने में, तो उसमें अब ये है कि बात तो यही थी कि श्रेयस अय्यर नंबर 4 खेलेंगे, नंबर 5 केएल राहुल खेलेंगे, बट अब ये हुआ कि एक मैच में आपने ईशान किशन को अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने रन बना दिए, तो अब जो है, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वही टीम खेलेगी इस 10 तारीख को जिस टीम ने पिछला मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, एग्जैक्ट हूबहू वही 11। हो सकता है शार्दुल ठाकुर की जगह आई थिंक अक्षर पटेल इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि कोलंबो में हमने देखा है कि बॉल थोड़ा हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले। Well, that's all with the pre-build-up of the big match between Pakistan and India. I'm very excited about it. I'm sure आप सभी बहुत ही excited होंगे. Now let's keep our fingers crossed and hope that this match will go till the end and we will see a result for this. पहले मैच में सिर्फ हमने पहली इनिंग्स देखी, but we are all hoping for a full match this time. I really hope कि आप सबको ये discussion बहुत पसंद आई होगी, but that is it for now. Do stay tuned for more discussions after this match, but I will see you all next time. Take care. Goodbye for now.